नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश में फसल के रिकॉर्ड उत्पादन की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फसल उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 6.5% या 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्पादन के लिहाज से देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। कहा जा रहा है कि किसान हितैषी अनेक योजनाओं के कारण आज देश के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं और उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर वह कौन सी योजनाएं हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसने देश में फसल उत्पादन की दृष्टि से एक रिकॉर्ड बनाया है? चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे एस.के. मल्होत्रा जी से, जो वीसी हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के। आपका स्वागत है मल्होत्रा जी संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर डी.के. यादव जी से, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ICAR से। आपका भी स्वागत है डॉक्टर डी.के. यादव जी। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक सकारात्मक वातावरण देश में बना है कि खाद्यान्न की दृष्टि से देश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, आप कैसे देखते हैं इसको? जी धन्यवाद वर्मा साहब। जैसा कि आपने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 6.5% की बढ़ोतरी हमारे खाद्यान्न उत्पादन में हुई है। जैसा सभी जानते हैं कि बीज का फसल उत्पादन में हमेशा एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आपको बीज उच्च गुणवत्ता का मिलता है, सही क्वालिटी का मिलता है, तो उससे जितने भी आप अवयव यूज करते हैं, चाहे आप उसकी बहाजोत की बात करें खेत की, या आप फर्टिलाइजर की बात करें, सिंचाई की बात करें और दवाइयों की बात करें, तो वो सभी तभी कामयाब होते हैं जब आपका बीज अच्छा हो। बीज के लिए जो उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हमने पिछले जो 2014 के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर जो रिसर्च का नेटवर्क है, इंक्लूडिंग हमारे सभी कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के सभी संस्थान, तो अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो हमने 2900 किस्मों का विकास 2014 के बाद किया। और उसमें एक विशेषता ये रही कि उसमें से 2661 जो किस्में हैं वो क्लाइमेट रेजिलेंट है। उन किस्मों में एक या एक से अधिक कोई भी क्लाइमेट रेजिलेंट का गुण उपलब्ध है। ये शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला था, उनका एक आह्वान रहा वैज्ञानिकों से कि हम एक नॉर्मल वे में नहीं जाके हम क्लाइमेट रेजिलेंट पे जोर दें, और उसके साथ साथ जो बायोफोर्टिफिकेशन जिसमें उस पर भी विशेष जोर दिया गया, उसी का नतीजा है कि ये जितनी किस्में हमने पिछले 10 वर्षों में विकसित की, हम इनको किसानों तक ले गए और इनकी बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। ये उसमें उसका एक जरूर इस जो अधिक उत्पादन, जो रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है, उसमें इन किस्मों का जरूर एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी डॉक्टर डी.के. यादव जी, आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICAR हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चावल का जो उत्पादन है वो ऑल टाइम, अगर मैं कहूं जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, वो हाई है। मतलब 1490.74 लाख मीट्रिक टन पर उत्पादन चावल का पहुंच गया है। इसके पीछे वजह क्या है? चावल का उत्पादन पहले भी देश में होता था, लेकिन अब एक रिकॉर्ड बना रहा है। जैसा मैंने बताया कि बीज का और किस्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमने पिछले 10-11 वर्षों में एक तो जो बीज की विस्थापन दर है, जिसको सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, चावल में क्या था कि बीज विस्थापन दर कोई 20% के आसपास थी, जबकि वो मिनिमम 33% होनी चाहिए। जैसे स्वपरागित जितनी भी किस्में होती है उनका बीज हम हर 2 साल के बाद बदलते हैं, तो 33% उसका बीज की सीड की रिप्लेसमेंट रेट चाहिए। दूसरा, जो किस्मों की बात थी, तो बहुत पुरानी किस्में, चावल के केस में अगर हम 14 में बात करें तो जो नई 10 साल से कम किस्मों का जो उसमें हिस्सेदारी थी बीज उत्पादन में, वो बहुत कम थी। वो 40-45% के आसपास थी। हमने नई किस्मों को ब्रीडर सीड चेन में हम लाए, और ये जो नई किस्में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनमें निश्चित रूप से जो क्लाइमेट रेजिलियंस का ट्रेट था, आपकी हीट की बात करें, आप सूखे की बात करें, आप जल भराव की बात करें, आप सैलिनिटी एल्कनिटी की बात करें, तो जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरिया थे उसमें भारत सरकार की कोशिश, कृषि मंत्रालय की ये रही
कि हम उन किस्मों के बीज उन स्थानों पर ले जाएं, उन अवस्थाओं में ले जाएं जिनमें क्लाइमेट रेजिलियंस उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हो। उसी का नतीजा है कि ये जो नई किस्मों का डिप्लॉयमेंट है, किसानों की जागरूकता है, सही समय पे अच्छा बीज लेना, अच्छा इनपुट देना, और जिस तरह का भी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का सही इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट की अन्य नीतियां हैं जिस तरह से जो किसानों को मदद हर तरह से खाद में सब्सिडी, बीज की उपलब्धता इनमें की गई, तो उसी का परिणाम है जो अच्छी नीतियों और किसानों की मेहनत का कि आज हम 149 मिलियन टन की बात कर रहे हैं धान में। जी डीके यादव जी, ये कहा जा रहा है कि देश में जो फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है उसके पीछे सरकार की कई किसान कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका बहुत बड़ा एक वजह है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, कारण है उसके पीछे। हमें कुछ योजनाओं के नाम आप बता सकते हैं, कुछ योजनाओं के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने पिछले 7-8 वर्षों में किसान के जीवन में खेती बाड़ी की दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है? निश्चित रूप से योजनाओं में जैसे हम बात करें, जिस तरह का जो इरिगेशन की सुविधाएं हैं, जैसे किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी है, और इसी तरह जो अभी किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो उससे निश्चित रूप से जो किसान को माननीय प्रधानमंत्री की इस योजना से जो धनराशि मिलती है 6,000 रुपये प्रति किसान को, तो उसमें निश्चित रूप से उसको इनपुट का सही समय में खरीदना, उसमें बड़ी सहायता मिलती है। आप खादों की कीमतें देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक खादों की कीमतें हैं, उसके बावजूद भी, और जितना भी जिस तरह का की योजनाएं जो दूसरी है जैसे कि फसल बीमा योजना है, उस पर भी किसान अब जो रिस्क लेते हुए नहीं डरते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उसमें एक जो डर की भावना किसान में रहती थी उससे भी निश्चित रूप से उसको किसान को थोड़ा राहत मिली है। और उसी का नतीजा है कि किसान जो भी इन्वेस्ट करना होता है खेती में, और जो इन योजनाओं के तहत वो निश्चित रूप से आगे बढ़कर उसमें खेती में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें किसान जो सरकार की योजना है वो निश्चित रूप से उसमें उनको सहायता करती है। उसी का नतीजा है कि ये रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ हमारा देश जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात फसलों की जाए तो गेहूं का भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन यादव जी मैं आपसे मक्के के बारे में समझना चाहूंगा, क्योंकि मक्के का उत्पादन जो है वो अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर है, यानी 422.8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का एक रिकॉर्ड देश में बन रहा है मक्के का। इसकी क्या वजह है जो मक्के की खेती में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? मक्के में जो मुख्य कारण जो उच्च उत्पादकता वाले जितने भी जो संकर किस्में आई हैं और उनके बीज की उपलब्धता, इसमें एक जो रबी के मौसम में जो विंटर मेज का, जैसे बिहार में और बहुत से राज्यों में हम जब पूर्वी राज्यों में देखते हैं तो विंटर मेज का एक प्रचलन है, तो विंटर मेज का एरिया बढ़ा और उसमें जितने हाइब्रिड्स आए पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से वो 9 टन प्रति हेक्टेयर के हाइब्रिड आए। इसी तरह खरीफ मौसम में भी जो आमतौर पर खरीफ में आप जानते हैं कि सूखे की समस्या, एक बार बरसात बहुत अधिक हो गई, एक बार बरसात थोड़ी कम हो गई, तो उससे निश्चित रूप से जो भी खरीफ की फसलें होती है उनमें पैदावार में असर पड़ता है। लेकिन ये जो जितनी किस्में हैं इसमें जैसे मैंने कहा क्लाइमेट रेजिलिएंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सूखा रोधी बहुत सी किस्में इसमें हाइब्रिड और किस्में रही हैं, और उनका बीज की उच्च गुणवत्ता, बीज की उपलब्धता की वजह से और मौसम का साथ देना, हालांकि बरसात का एक बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन भी रहा बरसात में, और जो नंबर ऑफ रेनी डेज आप जानते हैं कि जैसे वो घटते जा रहे हैं और एक गैप है एक बारिश और दूसरी बारिश के बीच में वो बढ़ता है, लेकिन उसी में किसानों ने जिस तरह से अपनी मेहनत करके और जो विभिन्न विधियां अपना के अच्छे हाइब्रिड्स के बीज लगा के और पानी की व्यवस्था, जैसे मैंने बताया जो सिंचाई योजना भारत सरकार की, तो उसमें काफी हद तक जो ड्रिप और स्प्रिंकलर आदि की किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो एरिया जैसे इनको इस्तेमाल करने से जो इरिगेशन का थोड़ा एरिया बढ़ा है तो उसका असर है, और जिस तरह से जो पैदावार और जो मूल्य एक अच्छा मिलता है किसान उसकी तरफ आकर्षित है, तो उसी का नतीजा रहा कि आज जो हम मक्का में भी रिकॉर्ड उत्पादन पर पहुंचे हैं। यादव जी, अगर बात दलहन की की जाए, दलहन तिलहन की बात की जाए, दलहन के मामले में पिछले कुछ वर्षों में भारत में एक बड़ा बदलाव आया है, दलहन के उत्पादन के मामले में भी भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा दलहन के मामले में। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक समय था दालें बाहर से मंगानी पड़ रही थी? बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे 2015-16 में भारत सरकार ने, उस समय डॉक्टर मल्होत्रा साहब एग्रीकल्चर कमिश्नर थे भारत सरकार के,
और उसी समय एक दलहन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया और उसमें जो मुख्य जोर रहा कि किस तरह से, क्योंकि दलहन में आमतौर पर यह देखा गया था कि जैसे चना है और ज्यादातर जो बरानी क्षेत्रों में होता था और किसान बहुत जल्दी उसमें जो नया बीज इस्तेमाल नहीं करते थे, बीज की उपलब्धता भी नहीं थी और दूसरा वो जो उपयोग करते तो बहुत महंगा भी पड़ता था। तो उस समय जो 150 दलहन में बीज हब्स की स्थापना की गई और उन बीज हब्स का असर ये रहा कि उसका मुख्य उद्देश्य था कि जितनी नई किस्में आ रही हैं दलहन में, जितनी भी दलहन है रबी खरीफ की, उनका उत्पादन का इन 150 बीज हब को हमने लक्ष्य दिया और अगले 2 साल में हम देखते हैं कि लगभग 8 मिलियन टन का, उसमें 16 मिलियन टन से 24 मिलियन टन पर हम पहुंचे और उसके बाद से ही जो बीज की उपलब्धता और अभी जो नया दलहन मिशन आया है उसमें भी यही प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बीज की उपलब्धता सही समय पर कराई जाए और जो बाकी आदान है उनका भी पूरा सहयोग किसानों को दिया जाए ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। दलहन में क्या था, जो वैरायटी, अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो ज्यादातर फसलों में जो वैरायटी रिप्लेसमेंट और सीड रिप्लेसमेंट बहुत ही पुअर था। 14-15-16 से जब ये शुरू किया तो आज दलहन में अगर हम मूंग में बात करते हैं तो मूंग में लगभग 10 साल से कम की किस्में वो 99% है। इसी तरह लेंटिल की बात करते हैं उसमें भी लगभग 99.9%, 100% के आसपास है। चने में 94% है, अरहर में 94%, 10 साल से कम की किस्में जो बीज जो चेन है उसमें उपलब्ध है। तो ये जो किस्में जैसे मैंने बताया कि इनमें सभी में जो क्लाइमेट रेजिलियंस के गुण रहे और उन गुणों की वजह से ही जो एक बार फसल में बहुत उतार चढ़ाव आता था, कभी गर्मी है कभी सूखा है, तो वो असर उन पे कम हुआ और निश्चित रूप से उत्पादन लगातार बढ़ता गया और आज हम रिकॉर्ड उत्पादन पर पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल। एसके मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से देश ने खाद्यान्न के मामले में एक रिकॉर्ड उत्पादन किया है, इसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं? कौन सी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जिसने देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाने का काम किया? बात चाहे चावल की हो, गेहूं की हो, मक्का की हो, दलहन की हो, तिलहन की हो, एक रिकॉर्ड उत्पादन देश में हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों को अब ये आंकड़े देखने को मिले हैं, ये एक तरह का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और ये लगातार ये रिकॉर्ड उत्पादन पिछले 6-7 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। और इसका जो क्रेडिट मैं देना चाहूंगा वो मुख्य रूप से हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने नई तकनीक, नई किस्में बनाई और उन किस्मों का अच्छे बीज का उत्पादन हुआ जो किसानों तक पहुंचा। फिर भारत सरकार ने जो कुछ योजनाएं चलाई, उस योजनाओं के माध्यम से किसानों तक जो है जो भी नई तकनीक थी वो पहुंची, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से और कभी जो है सीड हब का प्रोग्राम के माध्यम से अच्छा बीज पहुंचा। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम है भारत सरकार ने जो चलाया, वो प्रोग्राम बड़ा अद्भुत प्रोग्राम रहा और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले और जिसमें किसानों ने फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, उसके साथ साथ क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन जो अपनाया, वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। जितनी अच्छी किस्में थी उनका क्लस्टर उत्पादन हुआ और क्लस्टर जो है उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उसका जो है सीधा प्रभाव जो है देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली, जो भी आप ये बढ़वार देख रहे हैं वो हमारा एरिया, क्षेत्र उतना का उतना है, तो ये उत्पादकता वाली वृद्धि है जी, एरिया वाली वृद्धि नहीं है। तो ये उत्पादकता वृद्धि वाला जो एक संकेत है ये बहुत ही अच्छा है, जिससे क्योंकि अभी आने वाले समय में हमारे पास एरिया तो नहीं रहेगा कि हम एरिया बढ़ा पाए, लेकिन हमें उसी क्षेत्र से उत्पादकता जो आधारित वृद्धि है उसको जो है हमें करना है, वो केवल तकनीक से ही संभव है। और ये जो तकनीक है वो किसानों ने अपनाई है और इसका सीधा परिणाम हमें सामने देखने को मिल रहा है। और रिकॉर्ड प्रोडक्शन ना केवल खाद्यान्न फसलों में, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें दलहनी, तिलहनी फसलें और गन्ना, कॉटन, सभी फसलों में एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में जो उत्पादन बढ़ा है। और वो जो क्लाइमेट रिसेलिएंट वैरायटीज, अक्सर कहा जाता है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है नजर आ रहा है, लेकिन जो हमारे अनुसंधान केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत, उन्होंने नई नई किस्में जो बनाई हैं, वो जो क्लाइमेट रिसेलिएंट वैरायटीज बोलते हैं, जिन पर जो है विपरीत क्लाइमेट का ज्यादा असर नहीं पड़ता, तो उनको अपनाया गया है, उन किस्मों को अपनाया गया है। दूसरा जो एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, कृषि जलवायु आधारित जो प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया कि हर क्षेत्र में कृषि जलवायु के आधार पर
जो उन्नत किस्में हैं और उस क्षेत्र विशेष के लिए जिनकी सिफारिश की गई है उनको अपनाया गया है। तो वो जो एक तरह से मैं कहूंगा भारत सरकार की जो प्लानिंग थी कि हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज प्लानिंग है वो प्लानिंग कारगर सिद्ध हुई है और एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से और उनकी मैं ये कहूंगा कि उनकी उर्वरक क्षमता और उनके हिसाब से जो है उर्वरकों का जो है उनको खेत में उपलब्ध कराना और किसानों को उनको उपलब्ध कराना, इनपुट का अच्छी वैरायटी का बीज समय से उपलब्ध कराना और साथ में जहां कहीं भी अगर कहीं रोग कीटों की समस्या आई है समय रहते जो है उनका एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो पहले से ही निवारण होता रहा है समय समय पर। और राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम है, परंपरागत कृषि विकास योजना है जी, साथ में आप देखेंगे तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं और सब मिशन फॉर यूज ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर, इस तरह के जितने कार्यक्रम थे वो उनको सही सुचारू रूप से सभी राज्यों में इनका कार्यान्वयन हुआ और उनका परिणाम जो हमें सामने देखने को मिल रहा है। ये सभी मैं यही कहूंगा कि ये एक तरह के योजनाबद्ध तरीके से जो सरकार चली है उसके परिणाम सामने आए। एस.के. मल्होत्रा जी, लेकिन मेरा एक सवाल बड़ा ये है कि उत्पादन तो बढ़ा, क्या जो फसल की लागत है वो कम हुई, क्या लागत घटी? लागत तो वो तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो महंगाई के साथ, क्योंकि वो मुद्दा भी जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो कुछ प्रयास किए गए कि हम लागत को कैसे घटाएं, उसके लिए जो सबसे अच्छा जो साधन देखा गया कि हम जो बायो कंट्रोल मेजर्स है और बायो सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर में है उनको अपनाने की जरूरत है, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो स्टिमुलेंट है। उससे क्या होगा कि हमारे जो उर्वरक, केमिकल उर्वरक जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है वो कम से कम 25% उसमें कटौती हो जाएगी। और जहां कहीं पानी की कमी है तो जो हमारे माइक्रो इरिगेशन वाला जो प्लान है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसको अपनाया गया कि कम पानी में अधिक खेती हो। इसके साथ साथ जितने भी रोग हैं और कीट प्रबंधन की बात है या रोगों के प्रबंधन की बात है, उसमें भी बायो कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है क्योंकि उस पर जो है कम लागत आती है। तो कम लागत के जो है एक तरह से विकल्प बहुत सारे हैं, उन विकल्पों को किसानों के सामने रखा गया और उपलब्ध कराया गया और उन्होंने इनको अपनाया भी और तभी जो है एक तरह से परिणाम सामने आए। बाकी महंगाई का मुद्दा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इन्फ्लेशन के साथ भी जुड़ा रहता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन काफी हद तक हमें इसमें भी सफलता मिली है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने का प्रयत्न किया गया है। जाहिर सी बात है मल्होत्रा जी, अगर उत्पादन देश में बढ़ा है तो लागत का जो मुद्दा है उसका एक संतुलन बना रहे, इस दृष्टि से भी सरकार ने कई कृषि की दृष्टि से ऐसे फैसले लिए जिसके परिणामों के चलते आज देश में रिकॉर्ड उत्पादन खाद्यान्न का हो रहा है। डॉक्टर डी.के. यादव साहब, उत्पादन और लागत का मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन की दृष्टि से एक उपलब्धि देश ने हासिल की है, लेकिन शोध की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, वैज्ञानिकता की दृष्टि से बात करूं, तो लागत का जो मुद्दा है, क्योंकि किसान के लिए लागत का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्पादन बड़ा है लेकिन फसल की जो लागत है, उसकी कीमत जो है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा किसान के लिए रहता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक लागत की बात हम करेंगे तो आप एक एक जो घटक हैं खेती के, हम बीज की अगर बात करते हैं तो बीज का आप पिछले अगर 5-7 साल की भी बात करेंगे तो बीज की कीमतों में कोई बहुत अधिक चढ़ाव नहीं आया है, वो लगभग वही है। तो बीज की जहां तक बात है, बीज में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। फर्टिलाइजर का आप जानते ही हैं कि कितने वर्षों से डीएपी में सरकार किस तरह से सब्सिडी देकर उसको बैलेंस किया हुआ है। और एक जो फर्टिलाइजर्स में एक जो हिडन एक अचीवमेंट है, जो हमारा जो सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम भारत सरकार ने शुरू की थी, उसमें निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि 100% फार्मर्स उसको यूज करते हैं, लेकिन जितने भी लोगों को इसका ज्ञान हुआ और जो प्रचार प्रसार हुआ, उसमें जो अंधाधुंध फर्टिलाइजर यूज करने की बात थी कि भाई आपको 2 बैग यूरिया के देने हैं, 2 डीएपी के देने हैं, तो निश्चित रूप से बहुत से जो किसान हैं वो इस सोयल हेल्थ कार्ड का उन्होंने फायदा उठाया। तो जो एक अनावश्यक जो इनपुट का कॉस्ट ऐड होती थी, उसमें जरूर
कुछ हद तक कमी हुई। तीसरा, जो क्लाइमेट रेजिलेंट की हम बात करते हैं कि मान लो आपने एक सूखा रोधी किस्म दी, जहां आप पहले उसी फसल के लिए 3 पानी देते थे, तो आपका निश्चित रूप से जो सूखा रोधी किस्में आने से उसमें आपके सिंचाई की संख्या घटी, और जो बीमारी और कीड़ों की जो डॉक्टर मल्होत्रा साहब भी बात कर रहे हैं कि जब आपकी क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज आई, जैसे व्हीट में हम बात करते हैं तो बीमारी की जैसे जितनी भी रतवा की बीमारी है वो लगभग सारी बीमारी जो व्हीट टोटली रेजिस्टेंट वैरायटीज व्हीट के केस में हमारी उपलब्ध है। इसी तरह से जो जितनी भी जो क्लाइमेट रेजिलेंस वैरायटीज के आने की वजह से जो जिस तरह के हम छिड़काव पे हम खर्चा करते थे उसमें उन पे निश्चित रूप से कमी हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से हमने लागत को कंट्रोल में रखा और अच्छे बीजों की उपलब्धता से जो ये हमें, और गवर्नमेंट की जो भारत सरकार की पॉलिसीज अच्छी रही, जैसे मल्होत्रा साहब ने विस्तार से बताया, तो उससे निश्चित रूप से हमारी उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी और उसी का परिणाम है। तो लागत का और जो आपने कहा उत्पादन का बैलेंस, निश्चित रूप से ये बैलेंस है। अगर आप उसका टोटल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालेंगे या उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, कितना उत्पादकता बढ़ी और कितनी इनपुट की लागत बढ़ी, तो निश्चित रूप से इनपुट की लागत में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और वो निश्चित रूप से कंट्रोल में रही। जी, जाहिर सी बात है। मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ फसल का दाम अच्छा किसान को मिले, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और हमने देखा न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार ने लगातार वृद्धि की है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्पादन तो देश का बढ़ रहा है, किसान की आय भी बढ़े, इस दृष्टि से सरकार के जो फैसले हैं उसने किस तरह की भूमिका निभाई है? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुख्य 2 सीजन है, खरीफ और रबी सीजन। और सरकार जो है जब भी खरीफ सीजन शुरू होता है और रबी सीजन शुरू होता है तो एमएसपी जो है डिक्लेयर करती है और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आधारित होती है। सीएसीपी जो है उसका आकलन करती है कि उस दौरान में कितनी कीमतें बढ़ी हैं, उसी के अनुरूप में ध्यान में रखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसी तरह से एमएसपी भी निर्धारित किया जाता है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो 23 फसलों पर एमएसपी सरकार निर्धारित करती है, और खरीफ फसलों पर अलग, रबी फसलों पर अलग, जब सीजन के अनुसार आते हैं, मार्केटिंग सीजन के अनुसार, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें करीब 150% जो अक्सर कहा जाता है, तो उससे भी ज्यादा हो गया है अब तो। अगर आप उसको स्केल में नाप करके देखेंगे तो उसमें जो है वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। वो एक ट्रिगर का काम करता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे दलहनी तिलहनी। तो जब भी एमएसपी बढ़ता है तो किसानों के मध्य में एक संदेश जाता है कि अभी जो इसके प्रोक्योरमेंट का प्राइस है वो ज्यादा मिलने वाला है आपको, इसलिए इस पर्टिकुलर फसल के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्र बोएं। और दूसरी बात आती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो सरकार ने शुरू किया है, उसका भी जो है फायदा काफी जगह मंडियों में किसान ले रहे हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें जो आगे बढ़े हैं। तीसरा, अक्सर एक सिफारिश और भी की जाती है कि किसान को मूल्य अच्छा मिले, उसके लिए हम अक्सर ये भी सिफारिश करते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसिंग वो अपने फार्म गेट लेवल पर जरूर करे। और फार्म गेट लेवल पर अगर वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करता है तो उसको आड़ती या मंडी में अगर वो प्रोड्यूस लेके जाए तो कोई भी उसके प्रोड्यूस को इसलिए रिजेक्ट नहीं करेगा कि भाई इसमें इनर्ट मैटर है, गंदगी है, कंटेमिनेशन है, धूल मिट्टी है। तो वो प्राइमरी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ये सब करना आवश्यक हो जाता है। इन सब चीजों को अपनाने पर जो है सरकार भी इस पर जोर दे रही है, और कई जगह एफपीओ के माध्यम से भी जो है ये संदेश जाता है कि किसानों को रेट अच्छा मिले। और एफपीओ अपने आप में कई जगह तो ऐसे एफपीओ है जो अपने आप में एक छोटी मंडी का भी काम कर रहे हैं वो एक तरह से। तो वो किसानों को, जो किसान उनके मेंबर हैं एफपीओ के, उसमें वो उनकी जितनी भी मैं ये कहूंगा सुविधाएं हैं उनका लाभ ले रहे हैं। जी, डॉक्टर डीके यादव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मोटे अनाज की हम बात करेंगे और बात इसलिए करेंगे क्योंकि मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं तो उसके उत्पादन का भी खास तौर पर एक रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिल रहा है कई फसलों में। इसकी क्या वजह है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने कई तरह के फैसले लिए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मोटे अनाजों की जैसे आपने बात की, तो निश्चित रूप से जो हमने 2018 में देश में जो मिलेट्स ईयर्स का आयोजन किया था, और उसी से उत्साहित होके हमने जो एफएओ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का प्रस्ताव रखा,
उसमें मुख्य रोल जो भूमिका रही वो डॉक्टर मल्होत्रा साहब की रही। उस समय ये एग्रीकल्चर कमिश्नर थे, उन्होंने जाके एफएओ में प्रेजेंटेशन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अंतर्राष्ट्रीय अन्न वर्ष का आयोजन किया, तो उसका जो पूरे वर्ष भर में जो हमारे जो मुख्य उद्देश्य रहे, जो हमारे टारगेट्स रहे कि हम किस तरह से, एक तो जो वैरायटीज की मैं बात करता हूं वैज्ञानिकों की दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से, उस पर एक बड़ा भारी जोर रहा। दूसरा बीज का, तीसरा अवेयरनेस फार्मर्स में। अभी क्या था कि जैसे बाजरा और ज्वार और थोड़ा रागी के अलावा किस्मों का विकास बहुत कम था, तो हमने जितनी भी 9 की 9 ये किस्में थी इनमें भी हमने किस्मों के विकास पर प्रयास किया। बीज की उपलब्धता एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसी दौरान एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ग्लोबल मिलेट्स का जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, उसकी स्थापना की घोषणा की गई और वो अभी सेंटर अभी लगभग आधे स्तर में बन गया है। लेकिन जो उससे जो हमें धन राशि प्राप्त हुई उस परियोजना में, उससे निश्चित रूप से हमने अपने अनुसंधान को जो स्ट्रेंथन किया और बीज की उपलब्धता बढ़ा के किसानों का एक जो प्रोक्योरमेंट के इशू थे जैसे, तो प्रोक्योरमेंट में भी उसमें इंश्योर किया गया, वैल्यू चेन का डेवलपमेंट किया गया। लगभग 400 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें आए और जो वैल्यू चेन के लिए जो स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप की संख्या बहुत अधिक बढ़ी। तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप था वो पूरा किया गया। और क्योंकि पहले जो अधिक उत्पादन के बाद उसकी कीमत नहीं मिलती थी, एमएसपी का इशू था, तो अब किसान को कीमत अच्छी मिलती है, तो निश्चित रूप से जब किसान को उसमें फायदा होता है तो वो उस फसल की तरफ बढ़ते हैं। और ये पूरा जो प्रयास भारत सरकार का रहा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाने के बाद, वो अभी भी लगातार जारी है। और हम इन सभी कार्यक्रमों को, चाहे ट्रेनिंग की बात हो फार्मर्स की, चाहे एफपीओ डेवलपमेंट एस्टेब्लिश करने की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, तो इन सभी कार्यों में न ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हम इस पर प्रयास कर रहे हैं और काफी देश इसमें आगे आए और हमसे किस्म वगैरह लेके वो भी वहां पे मिलेट का उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 10 वर्षों में जिस तरह से भारत सरकार ने खेती किसानी को लेकर योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन जमीन पर हुआ है, उसका लाभ किसान को भी हुआ, देश को भी अब रिकॉर्ड उत्पादन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। डीके यादव जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। एसके मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।